सभी को नमस्कार। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का, और पिछले वीडियो में हमने माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। और इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू, और इसके आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भीमराव अंबेडकर। ये कुछ एक पॉइंट यहाँ से बचे थे जिनको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या और किस प्रकार से योगदान रहा। राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था महात्मा गांधी जी के था, तो उसको हमने सबसे पहले कवर किया है। इसके बाद में 2 नंबर पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। देखिए, 14 नवंबर 1879 इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी और पत्नी का नाम है कमला नेहरू। 1912 ईस्वी बांकीपुर अधिवेशन में इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के साथ पहली बार कब जुड़े? 1912 ईस्वी में बांकीपुर अधिवेशन में। 1917 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। कब? 1917 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए। सन 1919 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी जी से संपर्क हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने हिस्सा लिया, और इस दौरान पहली बार ये गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 9 बार जेल की यात्रा की। कितनी बार? 9 बार जेल की इन्होंने यात्रा की। यात्रा क्या? जेल में गए 9 बार। 1923 में कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। कब? 1923 में कांग्रेस के महासचिव नियुक्त हुए। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए, और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवाएं दी। और 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1938 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए 1929 में। कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इन्होंने ही तैयार किया। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कराची का जो अधिवेशन है 1931 हुआ, इसमें जो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया वो किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये गांधी जी, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे देखिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1936 में, वर्ष 1936 में नेहरू जी के प्रयासों से ही मुंबई में इंडियन सिविल लिबर्टीज नामक एक धर्मनिरपेक्ष गैर दलीय संस्था की स्थापना की गई। 1936 में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए नेहरू जी के प्रयासों से मुंबई में इंडियन सिविल लिबर्टीज नामक एक धर्मनिरपेक्ष गैर दलीय संस्था की स्थापना हुई। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के अनुसार नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कुल मिलाकर 3 बार चुने गए। कितनी बार? 3 बार। पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 में, दूसरी बार लाहौर अधिवेशन 1936 में, तीसरी बार फैजपुर अधिवेशन 1937। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 का लाहौर अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसके अलावा 1948 में कुछ समय के लिए नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू
1951 से 54 तक 3 बार अध्यक्ष बने थे। तो 3 बार भारत की आज़ादी से पहले और 3 बार आज़ादी के बाद, कुल मिलाकर 6 बार जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1946 में जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिस पद पर वह 1964 में मृत्यु पर्यंत बने रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांत व गुट निरपेक्षता वाली विदेश नीति नेहरू जी की देन थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी को नैनी जेल इलाहाबाद में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया? नैनी जेल इलाहाबाद। 1955 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1955 में, किस वर्ष? 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1936 में, एन ऑटोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम। इसके अलावा देखिए नेहरू जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेहरू जी की रचनाएं हैं। इसके बाद में नेहरू जी के बाद में बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या और किस प्रकार से योगदान रहा है? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहले और सबसे बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ था। गुजरात के अंदर जो खेड़ा नामक स्थान पर है, जहां पे गांधी जी के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुआ, वहां पे सरदार पटेल ने अपना योगदान दिया था। तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान और सबसे पहले इन्होंने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। 1928 में बारदोली के कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए ही उन्हें पहली बार बारदोली की महिलाओं द्वारा, सरदार पटेल को पहली बार बारदोली का सरदार किसने कहा? बारदोली की महिलाओं द्वारा। और बाद में केवल सरदार गांधी जी द्वारा कहा जाने लगा। तो बारदोली का सरदार बारदोली की महिलाओं द्वारा उपाधि दी गई और सरदार पटेल को किसने कहा? गांधी जी ने। सरदार पटेल 1924 से 28 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा? 2014 से। 2014 से। मरणोपरांत 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल के बाद में आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को जोड़ने तथा उनमें प्रगतिशील विचारधारा फैलाने के लिए मौलाना आज़ाद ने उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने अल हिलाल, दी कॉमरेड, अल बिलाग नामक पत्रों का प्रकाशन किया था। मौलाना आज़ाद वर्ष 1920 में
गांधी जी से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तथा वर्ष 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1923 में, वर्ष 1923 में कितने वर्ष की आयु में? सिर्फ 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वर्ष 1940 से 1946 तक के दौर में भी मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वे लगभग 8 वर्ष तक जेल में रहे और वर्ष 1945 की शिमला वार्ता के दौरान हुए कांग्रेस के आधिकारिक ये वार्ताकार थे। स्वतंत्रता के उपरांत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी मुख्य रचना का नाम है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना आजाद ने ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। उन्होंने वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकादमी, वर्ष 1954 में साहित्य अकादमी तथा ललित अकादमी की स्थापना कर भारतीय साहित्य और संस्कृति की समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो ये कुछ फैक्ट थे मौलाना अबुल कलाम से संबंधित। इसके बाद में सबसे अंत में आते हैं भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर साहब का इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा? जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, भारत का लिंकन, बोधिसत्व, भारतीय संविधान की जननी और आधुनिक मनु, ये कुछ उपनाम है इन महापुरुष के। दलितों के मसीहा इनको कहा जाता है, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता है, भारत का लिंकन के नाम से प्रसिद्ध है, भारतीय संविधान की जननी इनको कहा जाता है और आधुनिक मनु के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बात कही थी कि जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। 3 अप्रैल 1927 में इन्होंने मुंबई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। बहिष्कृत भारत का 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकाणी सभा की इन्होंने स्थापना की। इस सभा का मतलब इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितोद्धार के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना तथा दलितों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कार्य करना। तो दलितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना इस बहिष्कृत हितकाणी सभा का मुख्य उद्देश्य था। अप्रैल 1925 में अंबेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। फिर आगे देखिए 1926 में अंबेडकर बंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 1926 में भीमराव अंबेडकर बंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 8 अगस्त 1930 को नागपुर अधिवेशन में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। सन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी अंबेडकर साहब ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सन 1928 में भारत दौरे पर आए साइमन कमीशन के सम्मुख अंबेडकर ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। फिर आगे देखिए महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया। अंबेडकर ने गांधी जी के उपवास पर कटाक्ष करते हुए कहा, गांधी जी ने जब सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध अनशन शुरू किया
तो गांधी जी पर कटाक्ष करते हुए अंबेडकर जी ने क्या कहा कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, न ही कांग्रेस एक अमर संस्था है। कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे। ये बात किसने कही? भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर को गांधी के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में प्रसिद्ध पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अंबेडकर साहब को गांधी जी के आगे झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। 30 अगस्त 1947 में अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की इन्होंने स्थापना की। अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री के रूप में इनको सबसे अधिक प्रमुख कार्य हिंदू कोड बिल था। कानून मंत्री के रूप में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर माना जाए तो वो क्या था? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल क्या था? इस कानून का उद्देश्य था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा इस कानून की प्रमुख बातें थी। हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार करना, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा, ये इस कानून की प्रमुख बातें थी। 15 नवंबर 1956 को अंबेडकर ने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। 1990 ईस्वी में अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया और सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न दिया गया और अंबेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। फिर देखिए कुछ रचनाएं भीमराव अंबेडकर की। द कास्ट इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, गांधी एंड गांधीज्म, स्टेट एंड मिनोरिटीज, थॉट्स ऑफ ऑन पाकिस्तान, द अनटचेबल, हु आर दी एंड वाई दी बिकेम अनटचेबल, 1948। ये कुछ इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है जहां से अक्सर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास के तहत 6 टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, और ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो अंतिम टॉपिक था वो हमारा समाप्त होता है। इसके तहत भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये जो 5 प्रमुख नेता थे, इनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय आंदोलन घूमता है और इनसे संबंधित ही सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। लगभग 10 या 12 वीडियो के तहत ये पूरा मैटर कंप्लीट हुआ है। तो आप शुरू से इनको देखिएगा।